Hello friends, welcome back to Keraj Academy. I'm Keshav and in this video we will discuss about Banking Regulation Act 1949. So let's get started. The first point of the Banking Regulation Act is this act came into force on March 16, 1949. Banking Regulation Act enforce में आया 16 मार्च 1949 को. It is legislation in India that states all banking firms will be regulated under this act. जितनी भी बैंकिंग फर्म्स है इंडिया के अंदर वो सब इस एक्ट के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे. देयर आर टोटल ऑफ 55 सेक्शन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में टोटल नंबर ऑफ 55 सेक्शन है, मतलब 55 सेक्शन को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया हुआ है. द लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल टू बैंक्स बट आफ्टर 1965 इट वाज अमेंडेड टू मेक इट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स. इट मीन्स सबसे 1965 से पहले ये जो एक्ट था वो किसके ऊपर एप्लीकेबल था? ओनली बैंक्स के ऊपर. बट 1965 में अमेंडमेंट आई और कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया. इसके बाद आता है दिस एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक इन इंडिया. मीन्स ये जो एक्ट है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है और जो कमर्शियल बैंक है उनको रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है. दिस एक्ट गिव पावर टू द आरबीआई टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड रेगुलेट बैंक्स अंडर द सुपरविजन. इट मीन्स जो ये एक्ट है पावर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि जो बैंक्स है उनको रेगुलेट करे और उनके ऊपर कंट्रोल करे अपने अंडर में. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो इसके अंदर क्या हुआ था? Prior to the nationalization, the majority of the banks were private banks. Nationalization से पहले जो banks की majority थी वो private बैंक की थी. Private banks are class based and there would be monopolies that would only benefit a few people. It means जो private banks थे वो class based में define किए गए थे और एक monopoly है उसको establish कर दिया था और जिसके कारण जो benefit होता था कुछ ही पर्सन को बेनिफिट होता था, ना कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होता था. विद द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स द क्रेडिट सिनेरियो चेंजेस बेनिफिटेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी. नेशनलाइजेशन होने के बाद जो कुछ लोगों को बेनिफिट होता था वो अब ख़त्म कर दिया गया और जो भी सेक्शन है सोसाइटी में उन सबको बेनिफिट प्रोवाइड कराया गया. The Indian government recognized the need to bring the banks under some form of government control to be able to finance India's growing financial needs. It means अब इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जो भी फाइनेंशियल नीड्स है इंडिया की और इंडिया की फाइनेंशियल नीड्स को ग्रो करने के लिए हमें कुछ बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेना पड़ेगा, उनके अंडर में लेना पड़ेगा. सो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? ऑन 19 जुलाई 1969 14 मेजर इंडियन कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री वर नेशनलाइज्ड. तो उन्होंने क्या किया? जो 14 मेजर बैंक्स हैं, मेजर कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको नेशनलाइज कर दिया और अपने कंट्रोल में ले. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वॉज टू कट कंपटीशन अमंग बैंक्स. जो भी बैंक्स के बीच में कंपटीशन था उसको रोकने का काम किया और द एक्ट हैज़ रेगुलेटेड द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस एंड ऑल्सो चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रांचेस. इट मीन्स जो भी ओपनिंग ऑफ द न्यू ब्रांचेस है और जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस है उनकी लोकेशन को चेंज करने का सारा जो रेगुलेशन का काम था वो कौन करता था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. To prevent the random opening of new branches and ensure balanced development of banks through the system of licensing. It means जो भी random opening of branches है उसको रोकने का काम भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा होता था. Assigning power to RBI to appoint, reappoint and remove the chairman, director and officer of the banks. इसका मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर असाइन की और जो भी बैंक्स के चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट करना, रिमूव करना
रीअपॉइंट करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऑफिसर को अपॉइंट करना, ये जो सारा वर्क है उसको रेगुलेट करने का काम किसके पास दे दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड पब्लिक एट लार्ज बाय इनकॉर्पोरेशन सर्टेन प्रोविजन लाइक प्रिस्क्राइबिंग कैश रिजर्व रेशियो एंड लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। इट मीन्स जो भी डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। एंड पांचवा ऑब्जेक्ट क्या है इसका? प्रोवाइड कंपलसरी अमलगमेशन ऑफ वीकर बैंक्स विद सीनियर बैंक्स एंड देयर बाय स्ट्रेंथ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इट मीन्स जो भी वीकर बैंक्स हैं जो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते और कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? वो अमलगमेट हो जाएंगे, मतलब कंबाइंड हो जाएंगे अपने सीनियर बैंक्स के साथ और अपनी ग्रोथ करेंगे। इसके बाद छठा पॉइंट है, छठा ऑब्जेक्ट है इसका, प्रोवाइड क्विक एंड ईजी लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स व्हेन दे आर अनेबल टू कंटिन्यू ऑपरेशंस और अमलगमेट विद अदर बैंक्स। इट मीन्स जो भी बैंक्स हैं, वीकर बैंक्स हैं, अगर वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे? वो लिक्विडेट हो जाएंगे, लिक्विडेशन में चले जाएंगे। इट मीन्स वाइंड अप हो जाएंगे, बंद कर देंगे अपना, मतलब उस बैंक्स को बंद कर देंगे, या तो अमलगमेट कर देंगे अपने सीनियर बैंक्स के साथ में या किसी अदर बैंक्स के साथ में। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।